नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय वेल्डर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग वेल्डिंग दोष एवं उनके उपचार के संबंध में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए जानते हैं वेल्डिंग दोष एवं उनके उपचार के संबंध में। वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम किन्हीं भी दो धातुओं या धातुओं के बीच में स्थायी रूप से जोड़ लगाते हैं। जब कभी हम जोड़ लगाते हैं तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमेशा हमारे जोड़ जो है वो सही लगे हों, हमें कई प्रकार के दोषों का भी सामना करना पड़ता है। ये दोष कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे सही कर सकते हैं, इसके विषय में आज हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेल्डिंग दोष होते क्या है। तो वेल्डिंग दोष क्या होते हैं कि जब कभी हम गलत वेल्डिंग प्रक्रिया या गलत वेल्डिंग पैटर्न इस्तेमाल करते हैं अपनी वेल्डिंग के लिए, तो हमें जो वेल्डिंग प्राप्त होती है वो या तो आकृति में भिन्न होती है, या आकार में भिन्न होती है, या गुणवत्ता में भिन्न होती है। ठीक है, तो जब कभी हमें ऐसी वेल्डिंग प्राप्त होती है तो वह वेल्डिंग दोष कहलाती है। उस वेल्डिंग में दोष निहित होते हैं। आकृति में वो टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, आकार में भी वो टेढ़ी हो सकती है। गुणवत्ता क्या हो सकती है कि उसकी वेल्डिंग कमजोर हो, ठीक है, जोड़ हमारा मजबूत ना बना हो, हमारा जो वेल्डिंग हमने कर रखी है वो सही ना दिख रही हो, हमें देखने में अच्छी ना लग रही हो, तो ये हमारे वेल्डिंग दोष हो सकते हैं। अब हम जानते हैं वेल्डिंग दोष होते कितने प्रकार के हैं। तो सामान्यतः वेल्डिंग दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्सटर्नल, ये ऐसे दोष होते हैं जो वेल्ड की ऊपरी या बाहरी सतह पर हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से भली प्रकार देख सकते हैं। दूसरे हमारे ऐसे दोष होते हैं जिन्हें हम आंतरिक दोष कहते हैं। ये ऐसे दोष होते हैं जो वेल्ड बीट के अंदरूनी सतह पर होते हैं और इन्हें हम आसानी से नहीं देख सकते या हमें सही से दिखाई नहीं देते हैं नंगी आंखों से। ठीक है, तो इन्हें हम देखने के लिए क्या करते हैं, इन्हें हम देखने के लिए हम इन जोड़ों को काटते हैं। काटने के बाद में हम इसे विभिन्न प्रकार के टूल्स या मशीनों के थ्रू हम इन्हें देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो कई प्रकार की ऐसी मशीन होती है, पेनिट्रेशन चेक करते हैं। ठीक है, तो उससे हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारे आंतरिक और बाह्य दोष कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाहरी वेल्डिंग दोष के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो हमारा पहला जो बाहरी वेल्डिंग दोष है वो है इनकरेक्ट प्रोफाइल। इनकरेक्ट प्रोफाइल क्या होती है, जब जॉब पर हमारी वेल्डिंग सही प्रकार से नहीं की होती है। हम देखते हैं कि वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, जैसा कि हम ये चित्र में देख पा रहे हैं। ये हमारी जो वेल्डिंग है ये जब लो स्पीड में रखी गई है तब ये कैसी है, हाई स्पीड में रखी है तब ये कैसी है। ठीक है, तो ये दोष जो है ये हम सामान्यतः बाहर से देख सकते हैं, ये हमारे बाहरी दोष होते हैं। इसमें पहला कारण क्या है इसका, अकुशल वेल्डर। कुशल वेल्डर से मतलब है कि जब कभी हमने वेल्डिंग किसी ऐसे व्यक्ति को दे रखी है करने के लिए जिसको सही प्रकार से ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है वेल्डिंग करने की, तो जब वो वेल्डिंग करेगा तो वो सही वेल्डिंग नहीं होगी। तो इसलिए उसका उपचार क्या है कि हम वेल्डर को जब सही जोड़ पर वेल्डिंग करनी हो तो उसे हम पहले उचित प्रकार से ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, प्रशिक्षण अच्छी प्रकार से दें, जिससे कि उसे वेल्डिंग करना पता हो कि कैसे वेल्डिंग की जाती है। फिर है वेल्डिंग की गति धीमी या तेज। जैसे मैंने बताया कि ये लो स्पीड जब होती है तो हमारी वेल्डिंग बीट किस प्रकार बनती है, हाई स्पीड होती है तो किस प्रकार वेल्डिंग बीट बनती है। ठीक है, तो हमें वेल्डिंग की गति जो है वो समान रखनी है, प्रयास करना चाहिए कि वो एक समान ही गति रहे, जिससे कि हमारी वेल्डिंग बीट जो है वो सही बने। फिर अगला हमारा दोष है अनियमित पावर सप्लाई। अनियमित पावर सप्लाई से तात्पर्य यह है कि हमारी जो वेल्डिंग करते समय जो हमारा करंट और वोल्टेज की सप्लाई हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है। मान लीजिए बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा करंट और वोल्टेज अप और डाउन हो रहा है, तो ऐसे में हमारी वेल्डिंग बीट जो है वो कभी भी सही नहीं आएगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो आवश्यक पावर सप्लाई हो वो जरूर हमें निरंतर प्राप्त होनी चाहिए। फिर अगला हमारा फ्यूजन की कमी। फ्यूजन हमारा क्या होता है, फ्यूजन को हम गलन बोलते हैं। जब कभी हमारी वेल्डिंग बीट में गलन की कमी होती है, गलन की कमी से मतलब है कि जो हमारा बेस मेटल है और हमारा जो फिलर मेटल है वो भली प्रकार से गले हैं कि नहीं गले हैं, उसे हम फ्यूजन बोलते हैं। जब वो भली प्रकार आपस में नहीं गलेंगे तो हमारा वो वेल्डिंग दोष जो है वो छोड़ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि हमारा अगर इलेक्ट्रोड सही नहीं है, हमारा फिलर मेटल सही नहीं है, तभी ये दोष उत्पन्न होता है। इसलिए इसका उपचार ये है कि हमें उचित वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का चुनाव करना चाहिए। फिर एक गलत आर्क लेंथ, अगला कारण। गलत आर्क लेंथ क्या होता है, जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो हमारी जो फिलर मेटल या इलेक्ट्रोड होता है उसके बीच जो आर्क जनरेट होती है वो, और हमारा जो बेस मेटल होता है, इन दोनों के बीच की जो लंबाई होती है उसे हम आर्क लेंथ बोलते हैं। तो अगर हमारी वो आर्क लेंथ सही नहीं होगी तो भी हमारा ये दोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि आर्क लेंथ की जो लंबाई है वो सही रखें हम। अगला हमारा दोष है स्पैटर्स या छींटे बोलते हैं जिसे हम,
ये क्या होते हैं, जब कभी हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो कई बार हम ऐसे देखते हैं कि जो हमारा बेस मेटल होता है उसकी ऊपरी सतह पर छोटे छोटे दाने से जो होते हैं वो मेटल के कण टाइप में हमें दिखाई देते हैं। जैसा कि इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे से पैटर्न या दाने हमें दिख रहे हैं, छींटे में दिख रहे हैं जो पूरे बेस मेटल पर बिखरे हुए हैं। ठीक है, तो ये देखने में बहुत ही भद्दे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, हमारी वेल्डिंग अच्छी नहीं दिखती है। और कई बार इस दोष के कारण हमारी जो वेल्डिंग बीड भी होती है, हमारी गैस की मात्रा अगर सही नहीं होती है तो भी हमारा दोष उत्पन्न होता है, या जो इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं उसमें रसायन का जो लेप है वो सही नहीं है तो भी हमारे दोष उत्पन्न होते हैं। तो जानते हैं इसके मुख्य कारण कौन से हैं। पहले इसका मुख्य कारण है वेल्ड सतह को ठीक से साफ नहीं किया गया। इसका मतलब है कि जब हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं, हमारा जो बेस मेटल है उसको हमने सही से सफाई नहीं की है। उसमें ग्रीस, ऑयल, डस्ट या धूल के कण लगे हो सकते हैं, जंग लगी हो सकती है। तो अगर हम उसे साफ नहीं करेंगे, जब हम वेल्डिंग करेंगे तो वो हमारे जो रसायन होते हैं फिलर मेटल के, वो उसके साथ अभिक्रिया कर जाते हैं। अभिक्रिया करने से क्या होता है कि वो ये दोष छोड़ जाते हैं। इसलिए इसका जो उपचार है ये कि जब कभी हम वेल्डिंग करें तो वेल्ड सतह को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। उसकी ऊपरी सतह को हमें भली प्रकार से साफ कर लेना चाहिए। इसके लिए हम जो है वो पानी से भी धुल सकते हैं। ठीक है, वेल्डिंग करने से पहले एमरी पेपर से उसे घिस दें, या कई सारे केमिकल्स आते हैं जिनका इस्तेमाल हम उसको साफ करने के लिए कर सकते हैं। फिर अगला जो कारण है वो हाई करंट और हाई वोल्टेज। जब हमारा करंट और वोल्टेज बहुत ज्यादा तेज होता है तो हमारा ये दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि करंट और वोल्टेज हमारे मापदंडों के अनुसार ही रखें। फिर हमारा फ्लक्स में नमी, जो हम फिलर रॉड या फ्लक्स या इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसमें किसी भी प्रकार की नमी है तो हमारा ये दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि फ्लक्स जो हमारे है वो नम ना हो। अगर कभी ऐसा लगता है कि हमारा फ्लक्स नम है तो इस्तेमाल करने से पहले हमें उन्हें ओवन में ड्राई कर लेना चाहिए, तभी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगला कारण है कि आर्क फ्लो के कारण आर्क अनियंत्रित हो जाती है। जब कभी हम आर्क जनरेट करते हैं तो वो आर्क ब्लो हो जाता है, जिस वजह से क्या होती है कि हमारी आर्क जो है वो काफी अनियंत्रित हो जाती है, वो फैल जाती है काफी एरिया में, तो भी हमारा यह दोष उत्पन्न होता है। इसलिए हमें आर्क फ्लो नियंत्रित करके रखनी चाहिए। जब हम गलत ध्रुवता का उपयोग करते हैं तो भी हमारा दोष उत्पन्न होता है। इसलिए हमेशा हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सही ध्रुवता का उपयोग करें। अगला हमारा दोष है विरूपण, जिसे डिस्टॉर्शन बोलते हैं। विरूपण हमारा क्या होता है, जब कभी हम अपने किसी बेस मेटल को देखते हैं और वेल्डिंग करने के पश्चात और पहले अगर उसकी आकृति आकार में किसी भी प्रकार का हमें अंतर दिखाई देता है तो हमारा वह दोष विरूपण कहलाता है। ठीक है, कि उसमें असमान रूप से विस्तार हो गया है, मान लीजिए लंबाई में हो सकता है, वो चौड़ाई में हो सकता है, तो हमारा ये विरूपण दोष कहलाता है, हमारा वेल्डिंग के पहले और बाद में। विरूपण हमारा 3 प्रकार से होता है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और एंगुलर। लॉन्गिट्यूडनल हमारा विरूपण क्या होता है कि जब कभी लंबाई में किसी भी प्रकार का आकृति आकार में जो अंतर आता है उसे हम लॉन्गिट्यूडनल विरूपण कहते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिख पा रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप वेल्डिंग करने से पहले 100 mm का आपका कोई भी बेस मेटल था। ठीक है, वेल्डिंग करने के बाद में आपने उसकी लंबाई नापी तो 100.2 या 100.3 उसकी लंबाई आ रही, तो इसका मतलब है कि उसमें लंबाई में विरूपण हुआ है। अब आता है ट्रांसवर्स से अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ विरूपण हमारा होता है चौड़ाई में। ठीक है, चौड़ाई में मतलब कि आपने जब वेल्डिंग करने से पहले हमारा बेस मेटल था उसकी चौड़ाई 50 mm थी और वेल्डिंग के करने के बाद में उसकी जो चौड़ाई में अंतर आ गया वो 50.2 या 50.3, तो इसका मतलब है चौड़ाई में उसमें विरूपण हुआ है, जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं। फिर अगला हमारा आता है एंगुलर। एंगुलर या कोणीय विरूपण क्या होता है कि जब कभी हम देखते हैं कि हमारी समतलता जो बेस मेटल है उसकी भिन्न हो गई है वेल्डिंग करने से पहले और बाद में, तो हमारा वो दोष जो है वो एंगुलर डिस्टॉर्शन या कोणीय विरूपण कहलाता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि समतलता इसकी जगह भिन्न हो गई है, समान नहीं है, समतल नहीं है। अब इसके मुख्य कारण क्या है, हम जान लेते हैं कि वेल्डिंग के बाद जॉब को अगर हम ठीक प्रकार से ठंडा नहीं करते हैं तो हमारा यह दोष जो है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक प्रकार से ठंडा करने का तात्पर्य है कि उसको तुरंत ही हमें किसी पानी में या कूलेंट में नहीं डुबो देना है, उसे वातावरण के जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसी पर हमें उसे ठंडा करना होता है, तभी हम अपने जॉब में इस दोष को दूर कर सकते हैं। अनुचित वेल्डिंग डिजाइन अगला दोष है। अगर हमारा डिजाइन जोड़ का सही नहीं होगा तो भी हमारा दोष उत्पन्न होता है, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जोड़ का डिजाइन हम भली प्रकार से बनाएं। अगला हमारा कारण है उसका क्लैंपिंग ठीक से नहीं की गई है। क्लैंपिंग, जब कभी हम वेल्डिंग करते हैं तो हम अपने दोनों बेस मेटल को जिनके बीच में वेल्डिंग करनी होती है उन्हें सी क्लैंप में या बेंच वाइज में क्लैंप करते हैं, या जिग्स एंड फिक्सचर्स आते हैं जिनके थ्रू हम इन्हें क्लैंप करते हैं। तो अगर हम ये ठीक प्रकार से क्लैंप नहीं करेंगे तो भी हमारा दोष उत्पन्न होता है, इसलिए प्रयास करना चाहिए कि क्लैंपिंग जो है वो भली प्रकार से करें उसे। वेल्डिंग से पहले टैकिंग अगर हम नहीं करेंगे सही से, मान लीजिए हमारा कोई बहुत लंबा जोड़ है और हम एक ही रन में एक ही बार में उसकी पूरी वेल्डिंग करने का प्रयास करेंगे तो हमारा विरूपण दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारी कोई बीड है उसे हम छोटे छोटे अंतराल पे
टैकिंग कर ले, टाँके लगा दे वेल्डिंग के, जिससे हमारा जोड़ जो है वो भागे नहीं इधर-उधर, तो उससे हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। अनुचित वेल्डिंग उपक्रम का अगर हम प्रयोग करेंगे तो भी हमारा ये दोष उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि आपको लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक यूज करनी है या राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक यूज करनी है, आपको ओवरहेड वेल्डिंग टेक्निक यूज करनी है, फ्लैट पोजीशन में करनी है, तो अगर हमें इनके बारे में जानकारी नहीं होगी कि किस जोड़ के हिसाब से हमें कैसे वेल्डिंग करनी है, तो हमारा यह दोष जो है वो उत्पन्न हो सकता है। इसलिए उचित वेल्डिंग अनुक्रमों का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला हमारा दोष है अंडरकट या किनारा पिघलना। अंडरकट हमारा दोष क्या है कि जब कभी हम वेल्डिंग करते हैं तो वो हमारा बेस मेटल वेल्डिंग बीट के किनारे किनारे से हमें कटा हुआ सा दिखाई देता है। हमें ऐसा लगता है कि जब जहां पर वेल्डिंग बीट खत्म हो रही है दोनों तरफ में, वहां हमारा बेस मेटल में धस सी गई है वेल्डिंग, ठीक है। और बेस मेटल में एक तरह का कट मार्क हमें दिखाई देता है, जैसा कि इस चित्र में आप ये देख पा रहे हैं। ये इस एरिया में आपको दिखेगा कि ये थोड़ा थोड़ा सा कट मार्क इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये हमारा अंडरकट का दोष होता है। ये क्या करता है, हमारी जो बेस मेटल है उसकी मोटाई को कम कर देता है, उतने उस एरिया में, उतने उस क्षेत्र में बेस मेटल की मोटाई को कम कर देगा। ये हमारी जो पूरी प्लेट की मोटाई होगी उससे भिन्न हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा कि एक प्रकार का ग्रूव बनता वो वहां छोड़ जाएगा और हमारी वेल्डिंग बीट जो है वो भी कमजोर बनेगी, क्योंकि हमारी बेस मेटल में वो सही से गई नहीं है, फ्यूजन सही से हुआ ही नहीं उसमें। इसके मुख्य कारण क्या होता है, अगर हम बहुत हाई करंट और वोल्टेज पे वेल्डिंग करेंगे तो हमारा यह दोष जो है वो बहुत अधिक उत्पन्न होता है। इसलिए हमें करंट और वोल्टेज जो है वो मापदंडों के अनुरूप ही रखना चाहिए। दूसरा हमारा रहता है, अगर इलेक्ट्रोड का झुकाव सही नहीं रखा है हमने, हमारा जो एंगल बना होना चाहिए वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का, वो अगर सही नहीं है तो भी हमारा यह दोष उत्पन्न होता है। इसलिए वेल्डिंग करते समय अपने हाथ के जो एंगल है इलेक्ट्रोड को पकड़ने के बाद जो हमारा हाथ का एंगल रहता है उसे हमें सही रखना चाहिए। फिर हमारा अगला कारण हो सकता है कि अगर कार्बन की मात्रा बहुत अधिक है बेस मेटल में तो भी हमारा दोष उत्पन्न होगा। कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होगी तो जल्दी गल जाएगा हमारा बेस मेटल। तो हमें ये बेस मेटल का चुनाव ऐसा करना चाहिए जिसमें कार्बन की बहुत अधिक मात्रा ना हो। अगर हमारा बहुत अधिक मात्रा का कार्बन रहेगा तो हमारा बेस मेटल में अंडरकट दोष आ ही जाएगा। इसलिए सही मेटल का चुनाव करें जिसमें कार्बन और सल्फर सही मात्रा में हो। वेल्डिंग की गति अगर हम बहुत तेज रखते हैं तो भी हमारा दोष उत्पन्न होता है, क्योंकि हाई करंट और हाई वोल्टेज में अगर हम बहुत तेज गति से वेल्डिंग करते जाएंगे तो बाहर बाहर वो प्लेट को गलाता हुआ ही चला जाएगा, क्योंकि हम सही से फ्यूजन नहीं कर रहे होते वहां पर। उसमें हमारी वेल्डिंग बीट जो है वो बहुत तेज गति से जा रही होती है, हमारा बेस मेटल गलता नहीं है और जो हमारा किनारे का बीट के किनारे का भाग होता है वो गलता जाता है और जो जोड़ का भाग होता है वो हमारा सही से नहीं गलता है। इसलिए वेल्ड की गति जो है वो हमें समान और धीरे रखनी चाहिए, ठीक है, आवश्यकता के अनुरूप ही रखनी चाहिए हमें। अब बात कर लेते हैं आंतरिक वेल्डिंग दोष के प्रकार के बारे में। आंतरिक वेल्डिंग दोष ऐसे दोष होते हैं जो हमें अंदरूनी सतह में जनरेट होते हैं या उत्पन्न होते हैं, वो हमारे आंतरिक दोष कहलाते हैं। ये बाहर तो हमें दिखते हैं लेकिन इसके कारण जो होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। ये कैसे दोष होते हैं इनको हम जान लेते हैं। पहला है इसमें स्लैग इंक्लूजन या जिसे धातु अंतर्वेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कभी हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करते समय अगर कोई बाहरी गैर धातु कण अगर उसमें रह गया है हमारी वेल्डिंग करते समय बीड में या स्लैग में, तो वो क्या करता है कि वो उस समय तो हमारी वेल्डिंग बीड के साथ दिखता हुआ हमें प्रतीत हुआ कि ये दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हम उसे उस समय हटा नहीं सकते। जब ये ठंडा होता है तो क्या करता है कि इसका घनत्व कम होने के कारण ये ऊपरी सतह पर आ जाता है, इसकी डेंसिटी कम रहेगी, ऊपरी सतह पर आ जाएगा और हमें दिखाई देगा। और जो इसमें गैसेस होती है, कण जो होते हैं वो ऊपर निकलने का प्रयास करते हैं, जिससे वहां पर ही फफोले प्रकार से छोड़ जाते हैं, छिद्र हमें छोटे छोटे से दिखाई देते हैं और ये जो बाहरी कण होते हैं इन्हीं छिद्रों में तैरते हुए हमें प्रतीत होते हैं। तो इससे हमारी वेल्डिंग बीट कमजोर भी रहती है और दिखने में भी बहुत खराब लगती है, जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं इस चित्र में कि किस प्रकार से स्केलेट जो बना हुआ है और उसमें छोटे छोटे से हमें छिद्र दिख रहे हैं। इसके मुख्य कारण क्या होते हैं कि अगर हम वेल्डिंग करंट कम रखते हैं तो हमारा यह दोष उत्पन्न होता है। इसलिए हमें जो उचित प्रकार का वेल्डिंग करंट है हमारे इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के अनुरूप वो हमें रखना चाहिए। फिर हमारा दूसरा है दूसरी बीट लगाने से पहले पहली बीट के स्लैग को साफ जरूर करना चाहिए। अगर आपको कभी वेल्डिंग में ऐसा लगता है कि हमें दूसरी बीट लगानी है, इसमें पहली बीट हमारी गलत लग गई है, तो उसे सही से साफ करने के बाद ही हम उस पर दूसरी बीट लगाएं, क्योंकि अगर हम उसको साफ नहीं करेंगे तो हमारा गैर धातु कण जो है वो बाहरी वो अभी भी उस बीट पे उत्पन्न रहेगा और जब हम फिर से वेल्डिंग करेंगे तो फिर से वो गलन अवस्था में आकर के डेंसिटी कम होने की वजह से फिर से ऊपर तैरेगा, ठीक है। तो हमारा दोष दोबारा से वो उत्पन्न हो जाएगा। वेल्डिंग जोड़ अगर हम सही से नहीं भरेंगे तो भी हमारा दोष उत्पन्न हो जाता है। वेल्डिंग जोड़ सही से नहीं भरने पे क्या होता है कि फ्यूजन की कमी रहेगी और वो बीट जो है वो ऊपर ही ऊपर दिखाई देगी और बेस मेटल के जो बाहरी कण होंगे वो हमें ऊपर ही ऊपर तैरते हुए नजर आएंगे। इसलिए वेल्डिंग जोड़ को सही से हमें भरना चाहिए।
अगला हमारा कारण होता है कि अगर हम सतह को सही से साफ नहीं करेंगे तो बाहरी कण हमारे जैसे डस्ट, ऑयल या जंग जो होती है वो रह जाती है, तो ये हमारे बाहरी गैर धातु कण होते हैं जो हमारे ये मिल जाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया कर लेते हैं। फिर अगला हमारा दोष लैक ऑफ फ्यूजन या गलन का अभाव। गलन का अभाव क्या होता है कि जब पिघली हुई वेल्ड धातु हमारी होती है और जो फिलर मेटल होता है हमारा, ये सही से नहीं मिलते हैं। आप वेल्डिंग कर रहे हैं और बेस मेटल हमारा जो है और फिलर मेटल है, अगर वो सही से नहीं पिघल पाए हैं एक दूसरे के साथ में उचित प्रकार से और जोड़ में सही से नहीं भरे हैं, तो हमारा ये गलन का अभाव का दोष उत्पन्न होता है। इससे सबसे बड़ा जो हमें हानि होती है ये होती है कि हमारा जो वेल्डिंग जोड़ है वो बहुत कमजोर होता है, उसकी ताकत बहुत कमजोर हो जाती है हमारे जोड़ की। मान लीजिए भविष्य में आपको उस जोड़ की, हमें उसकी मजबूती की बहुत आवश्यकता है और वो जोड़ हमारा किसी समय टूट जाए तो बहुत हानि हो सकती है। इसलिए इस दोष को हमें उचित प्रकार से समझना होगा और इसका उपचार भी हमें उचित प्रकार से देखना होगा। इसका जो मुख्य कारण है वो अनियमित वेल्डिंग करंट। वेल्डिंग करंट आपकी बढ़ रही है, घट रही है, तो इसलिए हमें ऐसे मशीनों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें करंट को जो मापदंडों के अनुरूप जो फ्लो हो सके, ऐसे में मशीनों का उपयोग करना चाहिए। ऐसे रेक्टिफायर्स का उपयोग करना चाहिए, जनरेटर्स का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमें सही प्रकार से जो वेल्डिंग करंट है वो मिल सके। फिर बेस मेटल पर स्लैग और ऑक्साइड की अगर किसी भी प्रकार की कोटिंग होगी तो वो क्या करेगा कि हमारी बेस मेटल के ऊपर एक कोटिंग बनी रहेगी और जब हम वेल्डिंग करेंगे तो हमारी फ्यूजन को वो रोक सकती है। ठीक है, वो रोके रहेगी और हमारा सही से बेस मेटल को गलाएगी ही नहीं और हमारी वेल्डिंग भी ऊपर सतह पर तैरती हुई दिखाई देगी। तो इसलिए बेस मेटल पर स्लैग जो भी जमा है उसे हम हटा लें, ऑक्साइड की जो भी कोटिंग उसमें लगी हुई उसे हम साफ कर लें। आर्क लेंथ अगर हमारी उचित नहीं रहेगी तो भी हमारा दोष उत्पन्न होता है, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी आर्क लेंथ उचित हो। वेल्ड सतह को सही से साफ करना बहुत आवश्यक है, ये अगर नहीं करेंगे तो कई सारे दोषों का ये कारण बनता है, इसलिए हमें आवश्यकता है कि वेल्ड सतह को सही से साफ जरूर करें। अगला हमारा दोष है पोरोसिटी या सरंध्रता। ये क्या होता है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे गैसेस होती हैं जो कई बार हमारे फिलर मेटल में भी मिली हुई होती है और हमारे जो बेस मेटल होता है उसमें भी मिली हुई होती है। ठीक है, जब वेल्डिंग करेंगे तो ये घुलनशील अवस्था में आ जाएंगी। जब घुलनशील अवस्था में आ जाएंगी तो वेल्डिंग बीड के ऊपरी सतह पर ये गैसें जो है वो रह जाती है। ठीक है, और जब हमारा जोड़ ठंडा होगा, जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ये क्या करेंगी, ये जल्दी ठंडी हो जाएंगी और जल्दी ठंडी होने के बाद में ये बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गैसें हैं ये सॉलिड अवस्था में नहीं हो सकती है, जमेंगी नहीं है, तो ये बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। जब बाहर निकलने का प्रयास करेंगी तो ये एक कैविटी के रूप में फॉर्म हो जाएंगी और एकदम से वहां पर छिद्र या फफूले टाइप में छोड़ जाएंगे। ठीक है, जैसा कि इस चित्र में हम देख पा रहे हैं, ये जहां जहां पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन गैसेस थी। ठीक है, और ये जब जमी है, जमने के बाद में ये ऊपर निकलने का प्रयास किया और वहां से ये हमारी बीड को बहुत हानि पहुंचा गई है, हमारे जोड़ को बहुत हानि पहुंचा गई है। ठीक है, हमारी बीड ऐसा लग रहा है जगह जगह से फट गई है। ठीक है, और ये हमारी एक सही बीड है। जब हमने वेल्डिंग की थी तो हमें लग रहा था कि हमारी बीड जो है वो सही बनी होगी। तो इसके जो मुख्य कारण है वो हाई करंट और हाई वोल्टेज पे जब हम वेल्डिंग करेंगे तो हमारा ये दोष उत्पन्न होता है। इसलिए करंट और वोल्टेज मापदंडों के अनुरूप ही होना चाहिए। अच्छे फ्लक्स का हमें सदैव उपयोग करना चाहिए जिससे कि हम इन दोषों से बच सकें। अगर हमारा इलेक्ट्रोड क्षतिग्रस्त होता है, कहीं से उसकी कोटिंग निकली हुई होती है, कहीं से कोटिंग हटी हुई होती है, कहीं से वो कोटिंग होती ही नहीं है, तो हमारा यह दोष उत्पन्न होता है। क्योंकि जब हम वेल्डिंग करेंगे तो जहां पर कोटिंग होगी वो सही से स्लैग बनाएगा और जहां कोटिंग नहीं होगी वहां हमारा कोर वायर होगा और वो सही से स्लैग नहीं बनाएगा, तो हमारा दोष उत्पन्न होगा। जरूरत से ज्यादा अगर आर्क की लंबाई हम रखेंगे तो भी हमारा दोष उत्पन्न होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि आर्क की लंबाई जो मापदंडों के अनुरूप ही हो। अगर हम गीले इलेक्ट्रोड का उपयोग करेंगे तो भी हमारा दोष उत्पन्न होता है। इसलिए अगर कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो नम है या गीला है, तो हमें उसको प्रयोग में लाने से पहले सही प्रकार से सुखा लेना चाहिए ओवन में। अगला हमारा दोष है क्रैक्स या दरारें। दरारें हमारा क्या होता है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार का डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जब हम जोड़ को ठंडा करते हैं बहुत जल्दी, हमने वेल्डिंग करने के पश्चात हमने बहुत जल्दी ठंडा किया, तो उसमें सबसे पहले तो डिस्टॉर्शन होगा, विरूपण होगा। विरूपण एक उचित मात्रा तक ही होता है। हमारा जो मेटल है वो एक उचित जो है मात्रा तक ही होगा, उसमें लंबाई में बढ़ेगा या चौड़ाई में बढ़ेगा। लेकिन वेल्डिंग बीड हमारे क्या होती है कि वेल्डिंग बीड हमने जितने एरिया पे की है वो बहुत कम जो होता है उसमें विरूपण होता है। तो इसलिए जब कभी विरूपण होगा तो वो हमारी बीड जो है वो फट जाएगी, उसमें दरारें आ जाएंगी, कट लग जाएगा, उसमें ऐसा महसूस होगा जैसा कि इस चित्र में हम
देख पा रहे हैं, जो बीड है उस जगह से फट गई है, क्रैक्स आ गए, उसमें दरारें आ गई है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आधार सामग्री को जो है ये कमजोर बना देती है, जोड़ हमारा जो है बहुत कमजोर हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, संकुचन होता है ना, हम जल्दी जब ठंडा करेंगे तो उसमें संकुचन होगा। ठीक है, और जिससे हमारी दरारें जो है उत्पन्न हो जाती है। अब इसके मुख्य कारण जान लेते हैं क्या होता है कि हमारी बेस मेटल की तुलना में अगर बीड छोटी हमने रखी है, बेस मेटल की अगर हमारी मोटाई ज्यादा है या कम है, और वेल्डिंग बीड अगर हमने कम मोटाई की बेस मेटल में ज्यादा मोटी बीड लगा दी है, तो हमारी दरारें उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, और अगर हमारी मोटाई अगर बेस मेटल की ज्यादा, बीड हमने छोटी लगा दी है, तो हमारी ये दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हमें वीविंग का उपयोग करना चाहिए। वीविंग एक क्रिया होती है जिसके थ्रू हम हाथों को थोड़ा सा हिलाते हुए वेल्डिंग करते हैं, जिससे कि दोनों तरफ से जो बेस मेटल की हमारी प्लेट है वो सही से उस वेल्डिंग बीड उस दोनों पे बने। फिर आता है अनुचित वेल्डिंग डिजाइन। अनुचित वेल्डिंग डिजाइन मतलब किसी ऐसे किनारों पर हमें जोड़ लगाना है जहां पर हमें उचित प्रकार से वेल्डिंग करने की सुविधा ही नहीं प्राप्त हो रही है, और वहां पर वेल्डिंग करनी पड़ रही है, तो भी हमारा यह दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमें वेल्डिंग डिजाइन को जो है वो उचित प्रकार से रखना चाहिए, जिससे कि हम इस दोष से बच सकें। फिर अनुचित वेल्डिंग तकनीक, अगर हमारी टेक्निक सही नहीं होगी, जैसे मैंने बताया कि हमें किस जोड़ पे किस प्रकार की वेल्डिंग उचित प्रकार से हो सकती है, ये अगर हम नहीं जानेंगे तो हमारे दोष उत्पन्न होने के बहुत अधिक संभावनाएं रहती हैं। इसलिए कि हमें जो छोटी छोटी दूरी पर ही कोशिश करनी चाहिए कि वेल्डिंग बीट्स को हम पूरा करें, टुकड़ों में हम उसे पूरा करें। एकदम से हम कोई लंबा रन ना लगाएं, क्योंकि अगर हम लंबा रन लगाएंगे तो हमारी क्लैंपिंग की समस्या आएगी। क्लैंपिंग की समस्या के साथ साथ उसमें विरूपण भी होगा और दरारें भी उत्पन्न होंगी। इसलिए छोटे रन में ही हमें वेल्डिंग बीट पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। फिर अगर हमारा फ्लक्स दोषपूर्ण होता है, फ्लक्स का अगर हमारे रसायन सही से नहीं मिले हुए हैं, या अगर वो गीला है, नम है, तो भी हमारे दोष उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए हमेशा अच्छे फ्लक्स का ही उपयोग जो हमें करना चाहिए। अगर हमारे इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होगी, हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो अक्रिय गैस रहती है और या वेल्डिंग करते समय घुलनशील अवस्था में आ जाती है। ठीक है, और जब ये ठंडी होगी तो ये फिर बाहर निकलने का प्रयास करती है, और अगर हमारे इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक हो तो उस पूरी लंबाई में, उस पूरी बीड में ये बाहर निकलने का प्रयास करेगी, और जिससे ये दरारें छोड़ जाएगी। तो इसलिए हमें वेल्डिंग रॉड जो है या इलेक्ट्रोड है वो अच्छी गुणवत्ता का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगला हमारा दोष है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग हमारा क्या होता है कि जब कभी हमारी वेल्डिंग बीड जो है या हमारा फिलर मेटल है वो सही से हमारे बेस मेटल के साथ नहीं गला है, और केवल ऊपरी सतह पर ही हमें जो बीड है वो दिखाई दे रही है, जबकि हमारे बेस मेटल में वो जरा सी भी अंदर नहीं गई है। ऊपर से हमें दिखाई देगा कि ये हमारी जो बीड है तो बहुत अच्छी दिख रही है, ये बहुत मजबूत लगेगी, लेकिन जब हम इस बीड को काट के देखेंगे, उसका पेनिट्रेशन चेक करेंगे, वेल्डिंग कितनी गहराई तक गई है, डेप्थ ऑफ वेल्डिंग हम जब उसको निकालेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो हमें दिखेगा कि इसमें वेल्डिंग बिल्कुल ही अंदर नहीं गई, ऊपरी सतह पर ही वेल्डिंग रखी है। तो हमारा यह दोष ओवरलैप दोष कहलाता है। ठीक है, इसके जो मुख्य कारण है वो है कि वेल्डिंग की गति अगर हम कम रखेंगे, बहुत कम अगर वेल्डिंग की गति रखेंगे, तो हमारा जो वेल्डिंग बीड है वो मोटी मोटी जो है वो ऊपर की सतह पर ही बनती जाएगी। इसलिए वेल्डिंग की गति जो है हमें एक समान रखनी चाहिए। फिर एक गलत वेल्डिंग स्थिति में अगर हम वेल्डिंग करेंगे तो भी हमारा दोष उत्पन्न होगा। इसलिए वेल्डिंग करने से पहले हमें अपने जोड़ों को सही से क्लैंप करके और सही से वेल्डिंग करनी चाहिए। बेस मेटल पर अगर ऑक्साइड की कोटिंग होगी तो भी हमारा दोष उत्पन्न होता है, इसलिए बेस मेटल को सही से जरूर साफ करें। गलत इलेक्ट्रोड व्यास का आकार होगा अगर हमारा, तो भी हमारी ये जो है दोष उत्पन्न हो सकता है। तात्पर्य है कि हम इलेक्ट्रोड का जो व्यास है, व्यास मतलब जो उसकी आउटर थिकनेस होती है, ठीक है, अगर वो ज्यादा होगी तो हमारी यह दोष उत्पन्न होने की प्रबल संभावना रहती है। ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, हमारे जोड़ के हिसाब से उचित प्रकार के व्यास के आकार के इलेक्ट्रोड का चुनाव करना चाहिए या चयन करना चाहिए। तो आज के इस प्रशिक्षण का जो मुख्य सारांश है वो हम समझ लेते हैं कि वेल्डिंग दोष मैंने आपको बताया कैसे होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, हम इनके लिए क्या क्या उपचार करते हैं। तो वेल्डिंग दोष दो प्रकार के होते हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहरी में हमारे गलत प्रोफाइल, छींटे, विरूपण, किनारे पिघलना, और आंतरिक में हमारे धातु अंतर्वेशन, गलन का अभाव, सरंध्रता, दरारें, ओवरलैपिंग, ये सारे आ जाते हैं। अब इन सभी वेल्डिंग दोषों के अगर हम मुख्य कारण देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला आता है गलत इलेक्ट्रोड और फ्लक्स। अगर हमने सही इलेक्ट्रोड और फ्लक्स का चुनाव नहीं किया है तो हमारे इन दोषों के उत्पन्न होने की प्रबल संभावना रहती है। इसलिए हमें सही इलेक्ट्रोड और फ्लक्स का ही चुनाव करना चाहिए। गलत वेल्डिंग टेक्निक का अगर हमने इस्तेमाल किया है, वेल्डिंग टेक्निक अगर हमारी सही नहीं है तो भी हमारे दोष उत्पन्न होते हैं, इसलिए सही वेल्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। वेल्डर की कुशलता पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, इसलिए हम जब कभी वेल्डिंग कार्य करें तो कुशल वेल्डर से ही करवाएं उसे, या उसे सही से प्रशिक्षण प्रदान करें वेल्डिंग करने से पूर्व, जिससे वो सही से वेल्डिंग कर सके।
गलत पैरामीटर, गलत वेल्ड डिजाइन अगर होगा हमारा तो भी ये दोष उत्पन्न होंगे। हम अगर करंट और वोल्टेज के सही पैरामीटरों पर वेल्डिंग नहीं करेंगे तो दोष उत्पन्न होंगे। तो इसलिए हमें वेल्डिंग जोड़ के आकार से और इलेक्ट्रोड का जो हमने चुनाव किया है उससे वो कितने जो करंट और वोल्टेज पे सही प्रकार से कार्य कर सकता है उसके अनुरूप ही हमें वेल्डिंग करनी चाहिए। वेल्ड सतह पर अगर अशुद्धियां होंगी किसी भी प्रकार की तो हमारी वेल्डिंग कभी भी सही नहीं आएगी। इसलिए वेल्डिंग करने से पूर्व वेल्ड सतह की ठीक से सफाई अवश्य करें। ये सबसे पहला और मुख्य चरण है कि हमें वेल्डिंग करने से पहले वेल्ड सतह की अशुद्धियां जरूर साफ कर लेनी चाहिए। तो आज का इस प्रसंग को बनाने के लिए मैंने इन संदर्भों का इस्तेमाल किया। यहाँ से मैंने इन सभी चीजों को देख करके इनको बनाया है। इसमें गूगल की सहायता ली गई है, weldinginspectors.com की सहायता ली गई है, साइंस डायरेक्ट की सहायता ली गई है, एक्वासॉल्व वेल्डिंग वेबसाइट की सहायता ली गई है, kens.com की सहायता ली गई है, NDT.net की सहायता ली गई है, printfriendly.com वेबसाइट की सहायता ली गई है, learnmechanical.com वेबसाइट की सहायता ली गई है और वेल्डर थ्योरी की जो किताब है आर्यन गर्ग सर द्वारा लिखी गई, आर्यन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई, इससे काफी कुछ जो है वो इस विषय को लिया गया है बनाने के लिए। आज मैंने आपको वेल्डिंग दोष एवं उनके उपचार के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूं कि यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।